फिर से पेज नंबर 84 नहीं मिला। ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए। ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अलाउंस के बढ़ने से डेटर्स कम हो रहे हैं और डेटर्स की कैरिंग अमाउंट कम हो रही है और टैक्स बेस अनचेंज है, जिससे फिर डेटर्स की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम हो जाएगी। ठीक है, सवाल कोई और? जी सर, नंबर 4 पॉइंट रख लें सर दोबारा सामने। टैक्स बेस ऑफ एसेट्स पॉइंट नंबर 4। डिविडेंड रिसीवेबल आपने एसेट रिकॉर्ड किया सर? इनकम बना ली सर? टैक्स वालों ने क्या करना है? ना इस साल टैक्स लेना है ना फ्यूचर में लेना, एग्जाम्प्ट इनकम है। तो ये डिफरेंस टेम्परेरी है परमानेंट? अब परमानेंट डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स, देयरफॉर पर सिर्फ कौन से डिफरेंसेस आने देने और परमानेंट को रोकने का तरीका क्या है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को इक्वल करना। इससे हम जब वर्किंग करेंगे तो डिफरेंसेस जब कैलकुलेट कर लेंगे तो डिसाइड किया करेंगे कि इसमें सिर्फ टेम्परेरी कौन सा, और अगर टेम्परेरी आना चाह रहा है तो उसे तो आने देंगे, फिर डिसाइड कर लेंगे एसेट है या लायबिलिटी है। लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंस बनना चाह रहा होगा तो उसको रोकने का तरीका क्या होगा? परमानेंट डिफरेंसेस की एग्जांपल्स क्या हैं? नीचे आ जाएगा पॉइंट नंबर 4। दो ही सर परमानेंट डिफरेंसेस है, एक एग्जाम्प्ट इनकम है, इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। नीचे वाला पॉइंट नंबर 4 पढ़ेगा। फाइन्स एंड पेनल्टीज को आपने एक्सपेंस बना लिया है, टैक्स वालों ने ना बनाया है, तो यहाँ भी कौन सा डिफरेंस आ जाएगा अगर हमने टैक्स बेस 0 रख ली तो? किन दो सिचुएशंस में फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को इसलिए इक्वल रख लिया जाता है ताकि डिफरेंस ना आए? एग्जाम्प्ट इनकम एंड इनएडमिसिबल एक्सपेंस। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इतनी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस ताकि डिफरेंस ना आए, क्योंकि डिफरेंस पे ना तो एसेट बनना और ना लायबिलिटी बनना। ठीक है, बात समझ आ गई? लिखना आप जरा, कंप्लीट करना, कल शायद पूरा नहीं करेंगे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का किस सवाल? चलो पेज नंबर 85 पे आ रहे हैं। तो बात हुई है कल से, जरा टेबल देख के जरा फाइनल कर लो। नोट कर लिए? नोट कर लिए सर? मैंने आपने रख लिया सर, एक पेज पढ़े 85 पेज। डिफरेंसेस असल में इस सारी स्टोरी में, IS 12 की स्टोरी में डेफर्ड टैक्स की डिस्कशन करते हुए दो तरह के हैं। लेफ्ट बॉक्स में जाए, कौन सा डिफरेंस है?
टेम्परेरी, अब उसी के नीचे रहिएगा। टेम्परेरी डिफरेंस वो होता है जो अराइज हो रहा है किसी एक पीरियड में बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स, लेकिन बाद में फिर वो रिवर्स हो रहा है इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड्स। ठीक है, क्या होता है टेम्परेरी डिफरेंस? अराइज हो जाए लेकिन बाद में खत्म हो जाए, तो डेफर्ड टैक्स इज ओनली ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस। अब आगे जो लिखा कंडीशन डरना नहीं है प्लीज। टेम्परेरी डिफरेंसेस फिर दो तरह के होते हैं। कौन सा डिफरेंसेस की गेम चल रही है? टेम्परेरी डिफरेंसेस दो तरह के होते हैं असल में। क्या कुछ डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है और कुछ पे लायबिलिटी बनती है? ये पिछले पेज पे वापस आए, ये जो आपने समरी से एक बनाई है इसमें जरा पॉइंट नंबर 2 देखें, एसेट्स वाला। क्या ये डिफरेंस है सर? टेम्परेरी है सर? टेम्परेरी है सर? इसके सामने, डिफरेंस के सामने मैंने डीडीएल लिखा है। ये डिफरेंस है या डेफर्ड टैक्स है? जरा सोचें जरा, पता है आपको क्या अभी से रेट लगना है सर? तो असल में ये डिफरेंस है, फिर रेट लगा के डेफर्ड टैक्स है। तो कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिनसे जब रेट लगता है फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है, और कुछ डिफरेंसेस से जब रेट मल्टीप्लाई होता है तो डेफर्ड टैक्स। आपको पता है किन डिफरेंसेस से रेट लगेगा तो लायबिलिटी बनेगी और किन डिफरेंसेस से रेट लगेगा तो एसेट बनेगा? ऐसे डिफरेंसेस जिनकी वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे, उनसे रेट लग के क्या होगा? लायबिलिटी बनेगी। और ऐसे डिफरेंसेस जिनसे रेट, जिनकी वजह से फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा, ऐसे डिफरेंसेस से रेट लगने से। दोबारा जरा करनी देखें पॉइंट नंबर 2। आपने इसके अगेंस्ट क्यों कहा? क्वेश्चन भी देख लें, सिनेरियो भी देख लें, आंसर भी देख लें। आपने क्यों कहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी? आपने को रटा तो लगाया नहीं। क्या ये 100 फ्यूचर में टैक्स होना है सर? कैश बेसिस पे टैक्स होना, इसलिए इस पे लायबिलिटी बनी। लेकिन ये लायबिलिटी की अमाउंट नहीं है, इससे रेट अभी मल्टीप्लाई होगा। तो इस डिफरेंस का एक नाम रखना है हमने। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट जाएंगे। क्या ये टेम्परेरी डिफरेंस है? तो इस डिफरेंस का नाम क्या है वो मैं बताता हूँ। इससे बनना क्या है? लायबिलिटी। तो अब हम इस वक्त पढ़ने ये लगे कि टेम्परेरी डिफरेंसेस में एक कौन सी टाइप हो जाएगी जिस पर लायबिलिटी बनी, फिर उसका एक नाम है, और फिर जिस डिफरेंस एसेट बनना उसका, उस डिफरेंस का एक नाम। मैं मल्टीप्लाइड बाय रेट की बात कर रहा हूँ या रेट मल्टीप्लाई करने से पहले की बात कर रहा हूँ? ये जो डिफरेंस आ गया इसको एक नाम देना बस, और वो बस नाम आपको बताना, बाकी पता आपको। नीचे आए जरा, लायबिलिटीज वाली टेबल की बात है। नहीं, टेबल देखेंगे जरा सही पाएंगे। इसमें दो जगह नंबर 1 और 2 में आपने लिखा है कि एसेट बनना है। दोबारा देख लें क्यों बनना है एसेट, पहले में क्यों बनना है? पढ़ के सारा सवाल देखते, पहले में क्यों एसेट बनना है? क्या ये 100 फ्यूचर में कैश बेसिस पे एक्सपेंस अलाउ हो जाना? उससे क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और देयरफॉर टैक्स सेविंग हो जाएगी। लेकिन ये 100 एज इट इज एसेट नहीं, ये 100 डिफरेंस है, इसे भी रेट मल्टीप्लाई होना। तो ऐसे डिफरेंसेस जिनसे रेट मल्टीप्लाई होकर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, उन डिफरेंसेस का नाम नेक्स्ट पेज पे देख के फिर वापस आ जाइए। उन डिफरेंसेस को कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। इसके नीचे जाएंगे जहां एक और एरो नीचे, ऐसे डिफरेंसेस which result into increase in future taxable profits. In other words, ऐसे डिफरेंसेस जिनसे रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी है, उन डिफरेंसेस का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। दोबारा पिछले पेज पे जाए, किस 100 की बात हो रही है? नहीं, हम मुझे बताएं किस पॉइंट में वो 100 है? एसेट्स में जो सेकंड पॉइंट है, इस 100 का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और इस 100 से जब 30% फॉर एग्जांपल रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 30 आएगा उसका नाम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो हमने कुछ भी नहीं करना सिवाय उसके कि क्या, जिन डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी, उन डिफरेंसेस को आज के बाद हम क्या बोला करेंगे कि ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस।
टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या होते हैं? नेक्स्ट पेज पे जाकर पढ़ के दोबारा वापस आएंगे। ये वो डिफरेंसेस होते हैं जो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ा देंगे। तो वो डिफरेंसेस जिन पे लायबिलिटी बनती है रेट मल्टीप्लाई करके, उन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और क्या कोई ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं जिनसे फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाती है? उन डिफरेंसेस का नाम ढूंढने अगले बॉक्स में। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। किन 200 रुपयों को डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहा जा रहा है आपकी पिछले एग्जांपल में? लायबिलिटीज में 1 और 2। क्या मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ इस वक्त आपको? मैं आपको क्या बता रहा हूँ? किसके नए नाम? डिफरेंसेस के नाम बताओ। किन डिफरेंसेस के नाम बताओ? टेम्परेरी डिफरेंस। डिफरेंसेस के दो मेन टाइप्स हैं, वापस आ रहे हैं पेज नंबर 85। डिफरेंसेस दो मेन टाइप्स रखते हैं, या डिफरेंसेस हैज टू मेन टाइप्स। कौन कौन सी? टेम्परेरी एंड परमानेंट। फिर टेम्परेरी डिफरेंसेस कुछ ऐसे हैं जिन पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, और कुछ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे तो जिन पे लायबिलिटी बनती है उनका नाम, उन डिफरेंसेस का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और जिन डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है उनको डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। समझ आ जाएगा प्लीज? देखने लेफ्ट साइड पूरी कर लेना, पेज 85 लेफ्ट साइड पूरी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कुछ साथ साथ समझ कोशिश की। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? जो अराइज हो रिवर्स हो जाए, और डेफर्ड टैक्स सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे ही। लेकिन ऐसे टेम्परेरी डिफरेंसेस जो अल्टीमेटली टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाने की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, उन डिफरेंसेस का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और वो डिफरेंसेस जिनसे रेट मल्टीप्लाई होके डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, क्योंकि फ्यूचर टैक्स सेविंग हो जानी है, ऐसे डिफरेंसेस का नाम रेट मल्टीप्लाई करने से पहले टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किया करेंगे। और फिर जब रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। अभी जरा क्वेश्चन नंबर 1 जो कल किया था वो निकालिएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग निकालो 2009, देख लें। थर्टी के मैंने सामने लिखा डीटीएल। क्या 30 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट है? एक डिफरेंस था, हमने ये सोचा कि इस डिफरेंस पे लायबिलिटी बननी चाहिए, लेकिन क्या ये 30 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? क्या 1.7 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? क्या 3 भी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? और क्या 25.3 फाइनली टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और जब रेट मल्टीप्लाई हो गया तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था, देयरफॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है प्लीज? तो अब आज से ऑनवर्ड, अब रादर देन कि हम इन डिफरेंसेस के सामने डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी वर्ड लिखें, हम इनके सामने क्या लिखेंगे? इस डिफरेंस का नाम जो भी टैक्सेबल या डिडक्टेबल होगा, और फिर इनको नेट कर दिया करेंगे। फिर जब रेट लगा लिया करेंगे, फिर फाइनली डिसीजन लेंगे कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या एसेट है। हमें कैसे पता चलेगा ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल? अगर क्या होगा तो टैक्सेबल है, और अगर क्या होगा तो टैक्सेबल। बात वही है, रिवर्स सोच लें, लायबिलिटी बनती है तो रिवर्स सोच लें, एसेट बनता है, या फिर इस तरह सोच लें टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगर बढ़ेंगे फ्यूचर के। कहीं में कुछ ज्यादा जज्बाती तो नहीं हो रहा है ये सोच के कि ये वर्ड आपको समझ आ ही जा रहे हैं? मतलब पहला तो नहीं लगा हुआ। वापस आ रहे पेज नंबर 85। उसमें सुबह सुबह क्लास है ना, मतलब सूरज भी नहीं निकला। जी डी राइट बॉक्स में चलिए। परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? और फिर रिवर्स ना, डू नॉट रिवर्स। अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस है जो खत्म नहीं होना। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑन परमानेंट डिफरेंसेस। और उसके अगले बॉक्स में एग्जम्प्ट इनकम्स एंड कुछ लगा दे, मतलब एंड मिसिंग है बीच में।
and inadmissible expenses are the examples of permanent differences. In case of permanent differences, assume carrying amount is equal to, इसको तो underline करना. Exempt incomes, inadmissible expenses are examples of permanent differences. And अगर permanent difference आ रहा होगा तो उस difference को रोकने का तरीका क्या है? Carrying amount is equal to tax base. Any confusion? इस पेज के बिल्कुल एंड में दो पॉइंट्स बने हुए, वैसे तो वो डेफर टैक्स की तो चलो बात खत्म होगी, दो नीचे नोट लिखे हुए, एग्री करेंगे आप? जरा पढ़ के देखें. नहीं, कंक्लूजन तो चलो ठीक, उससे अगली लाइन. If an income and expense is taxable, deductible on cash basis, there will be no tax base. इनकम अगर कैश बेसिस पे टैक्सेबल है तो टैक्स वाले हमेशा एंट्री क्या करेंगे इनकम की, या कब एंट्री करेंगे? चलो, जब इनकम रिसीव होगी तो हमेशा फिर वो एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, देयरफॉर रिसीवेबल्स नहीं होंगे. ऐसे ही है. और एक्सपेंस अगर डिडक्टेबल है कैश बेसिस पे तो एक्सपेंस डेबिट ही कब होगा? जब कैश क्रेडिट होगा तो पेबल नहीं होगा. पिछले पेज पे ध्यान रखो, कोई एग्जांपल्स ढूंढेंगे इस चीज की? इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस एंड एक्सपेंस इज डिडक्टेबल ऑन कैश बेसिस. ढूंढे जरा पेज 84 पे जो चार एग्जांपल आएंगे. इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, कोई है एग्जांपल? कहाँ है? पॉइंट नंबर 2 एसेट्स में, और उसका आंसर देखें जो नीचे बनाया. क्या टैक्स बेस जीरो लिया आपने? क्यों यार? जब आपने रिसीवेबल बनाया उस वक्त उनका काम ही कोई नहीं है. और लाइबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट देखें, टैक्स वाले क्या कर रहे होंगे जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे एक्रूअल बेसिस पे? लेकिन जरा पॉइंट नंबर 2 अगर लाइबिलिटीज में समझाया फिर मजा. पॉइंट नंबर 2 लाइबिलिटीज में जो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है, यहाँ पर इन्होंने कैश बेस्ड इनकम बना दी, टैक्स बेस यहाँ पे टैक्स नहीं है. मेरे सामने एक ऐसा सवाल आ गया है कि मेरा बात ही खत्म हो गई. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम कैश बेसिस पे हो और टैक्स एक्रूअल बेसिस पे? ये लिखने वाली चीज है ये मिस्टर ओसामा. ऐसे नहीं हो सकता कि इनकम कैश बेसिस पे हो. लेकिन भाई कम से कम आया तो है, आप तो आए भी नहीं. मिस्टर ओसामा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनकम कैश बेसिस पे हो, इनकम कैश बेसिस पे हो और टैक्स एक्रूअल बेसिस पे हो. आई होप कि ओसामा आप इस बात को रिकंसिडर जरूर करेंगे यार. जी सर, बात हो रही थी पॉइंट नंबर 2 और लाइबिलिटीज. ये लाइन पूरी पढ़ के सीरियस हो रहा है सर. गेम अल्लाह का शुक्र, ये मुझे पता सामने मजाक किया सर. पॉइंट नंबर 2 देख के बताएं, क्या टैक्स में कैश बेसिस है? यस सर. क्या टैक्स में कैश बेसिस पे इनकम है सर? जाने दें यार, तो कैश अभी आया नहीं है. कहाँ लिखा है? एडवांस नहीं, रिसीव्ड एडवांस नहीं पाएंगे. रिसीव्ड, सिर्फ रिसीव्ड मींस वो तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका जरा आंसर देखें, यहाँ भी टैक्स बेस जीरो लिया. क्या अकाउंटिंग में ये एक्रूअल बेसिस पे ट्रीटमेंट है? क्या अकाउंटिंग में ये एक्रूअल बेसिस पे है? लेकिन टैक्स में ये कैश बेसिस पे है, टैक्स बेस जीरो. देख लो. बाकी ये बहरहाल ये रट्टे की जरूरत नहीं है, लेकिन कैश बेसिस पे अगर टैक्सेबल कैश बेसिस है तो टैक्स बेस जीरो क्यों है? उनके रिसीवेबल पेएबल की स्टोरी कब शुरू होगी? जब एक्रूअल बेसिस हो.
और एक्रूवल बेसिस अगर फॉलो नहीं हो रही तो वी आर वेटिंग फॉर दैट डे जब कैश आएगा तो इनकम बनाएंगे और या कैश जाएगा तो एक्सपेंस बनाएंगे। चलें 12 अभी शायद और एफर्ट की जरूरत है। वापस नेक्स्ट पेज पे 8 पॉइंट पे लास्ट लाइन पढ़ेंगे। देयर विल बी नो टैक्स बेस अगेंस्ट वजह बट गलत है सेंटेंस, आप खुद परेशान होंगे, गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई और अच्छा सा ओपिनियन? वो अलाउंस बनाते हैं, वो अलाउंस बनाते हैं। वो कौन? देखिए वो जो मर्जी करते रहे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो क्या नहीं करते, अलाउंस की टैक्स बेस नहीं है। मेरा तो ख्याल है डिफरेंस परमानेंट है, मेरा तो ख्याल है डिफरेंस परमानेंट है। मेरा ये ख्याल गलत क्यों है? हम एस्टिमेटेड बेस पे बना रहे हैं, एक्चुअल पे बना रहे हैं, पीरियड्स का फर्क है बस, टेम्परेरी ही है। तो टैक्स बेस क्यों जीरो है? वो अलाउंस नहीं बना, वो क्या बना रहे हैं गलत है इशू है, लेकिन वो क्या नहीं बना रहे जिसकी बात हो रही है। पेज नंबर 86 पे आएगा। अब यहाँ से ऑनवर्ड सर कुछ ना कुछ होमवर्क भी होने चाहिए, तो जब तक आप खुद से थोड़ी सी हिम्मत नहीं करना शुरू करेंगे तो बात बनेगी नहीं। वैसे भी कल आपके पास सारा दिन है, क्या क्या प्लान किया हुआ कल के बारे में? रोजे में है कुछ, मतलब या तो खामोशी रहे, मतलब ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं था, लेकिन कम से कम गलत नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। रवियन का प्लान पेज नंबर 98 एक मिनट करेगी, ठीक है, खामोशी तो ठीक है, कम से कम रोजा तो खराब ना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पास हो सकता था, जरूरी नहीं इसका जवाब देना। सर पेज नंबर 98 में ना एक एग्जांपल लिखी हुई है, मार्स लिमिटेड। आपने एक वर्ड रिवीजन यूज की है, तो रिवीजन का तरीका ये है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए, ये लीज रिलेटेड है। पेज नंबर जाए 74 पे, जरा एक सेकंड, 74 से होके वापस जल्दी से 74 के एंड पे जाए। इसके एंड में लीज आई थी लास्ट में। लेसी को क्या क्या अलाउ नहीं है, क्या अलाउ है? इसकी वर्किंग नीचे गई हुई, नीचे वो योगी पेज पे योगी ढूंढ लो, क्या क्या ऐड बैक करके क्या लेस करना था, पढ़ के जरा। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऐड बैक होकर लेसी को सिर्फ रेंटल अलाउ है, रेंटल मींस प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों अलाउ। तो आपने वापस आए पेज नंबर 96 पे, एक तो सर इसकी कोशिश करनी है हमने मार्स, इसमें है लीज विद करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। इस सवाल को होमवर्क लिखते लिखते लिख लिया, अपने जहन में एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए लीज के एंगल से। आपको कोई राइट ऑफ यूज एसेट नजर आएगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? तो लीज लायबिलिटी ठीक है, करंट नॉन करंट, क्या इंटरेस्ट पेएबल भी नजर आ सकता है? अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया और पे नहीं हुआ तो राइट ऑफ यूज एसेट भी हो सकता है, लीज लायबिलिटी भी हो सकती है, और इंटरेस्ट पेएबल जरूर हो सकता है। नहीं, जरूर नहीं, अगर पेएबल होगा तो होगा, वरना नहीं हो सकता नहीं। अब टैक्स वाले क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दोबारा जरा एक सेकंड 74 पेज देखें। टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, ये लास्ट कॉलम देख के लीज रेंटल्स आर अलाउड एज एन एक्सपेंस, कोई एंट्री सोच सकते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्स वाले क्या एंट्री करना चाह रहे हैं? लीज रेंटल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, लीज रेंटल्स पेड और अलाउड एज एन एक्सपेंस। किस चीज को बस एक्सपेंस मान रहे हैं? एक्सपेंस डेबिट, क्या चीज एक्सपेंस? नहीं, लीज रेंटल बस उनके, जब हम उनकी बात करेंगे तो ये ठीक है, हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के, लेकिन ये मतलब उनके एंगल से बस लीज रेंटल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, देयर इज नो सेग्रीगेशन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है? तो वो क्या एंट्री करना चाह रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट करना चाह रहे हैं। अब दोबारा आप ये एंट्री सोच के जरा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाए, आपको राइट ऑफ यूज एसेट नजर आएगा? सर जी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाए, राइट ऑफ यूज एसेट नजर आएगा सर, आएगा सर,
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। टैक्स वाले सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेंटल्स को एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? कोई कॉन्सेप्ट नहीं वहां, एसेट का लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो वहां टैक्स बेसिस होंगी राइट ऑफ यूज एसेट की, लीज लायबिलिटी की, ये कैश नहीं एक्सपेंस है। तो एक तो ये आप सोच के ना जितना हो सकेगा आपसे, डेफिनेटली कुछ बातें मेरी तरफ से भी हैं, वो मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। वापस आए पेज नंबर 86 पे, तो एक तो जरा करंट इसको होमवर्क रखें। अब आपने ये किया होना चाहिए, इसमें जो लीज वाला एरिया वो हो जाएगा, करंट टैक्स भी हो जाएगा, बाकी मेरा काम जो है वो मुझे पता है, तो आपने किया होना चाहिए। एक अच्छी सी एफर्ट आपने करनी, पेज नंबर 86 पे आना, ये दो काम इकट्ठे आपने किए होने चाहिए। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह मंडे को, तो मैं इसकी डिटेल डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क लिखना, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर, मतलब पूरा दिन डेफिनेटली आपकी मसरूफियत है और टू मच है, लेकिन जो मैंने काम दिया है इसमें 1 घंटे से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल लगने का की कोई उम्मीद है। हाँ, ये ना हो कि आप रात को पढ़ें, तो रात को अक्सर पढ़ते सारी रात किताबें पढ़ती रहती हैं, किताबें खुली की खुली रह जाती हैं, आप भी वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना होता है। पेज नंबर 87 पे आते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 करें इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम जो कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक के हवाले से, उसके 80-90% काम खत्म हो जाए। तो मेरे साथ पहले आपने क्या करना है, आपके लिए घर के लिए क्या क्या हो गया, तो काइंडली प्लीज रूट टाइम देना, वरना इस तरह फायदा कोई नहीं। तो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 जरा शुरू करें। पेज नंबर कौन सा आ गया सर, रिक्वायरमेंट से शुरू करें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द हॉबिट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2001 स्टार्टिंग विद, क्या क्या जहन में आता है? और सर जी पेज नंबर 86 पे इंटेलिजेंट कौन सा है यार, खुदा का नाम ले यार। पेज नंबर 86, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज पे था यार, बाय द नेम ऑफ शाकिर था जो मैं कह रहा हूं। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या क्या लिखना है हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना, फिर आगे क्या आएगा, टैक्स आएगा, टैक्स में क्या क्या आएगा, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है सर। फिर एक बी रिक्वायरमेंट भी है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2001 विद कंपैरेटिव, कौन सा साल, तो जो इस डेटा के बेस पे फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स आनी है, वो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में एक्सट्रैक्ट्स के तौर पे लिखनी है। आ जाए फर्स्ट लाइन से, जो रिक्वायरमेंट ए ज़हन में रखना, द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 31st December 1 is as follows, is shown below. ड्राफ्ट मींस क्या होता है, काफी दफा पहले भी ये वर्ड बचपन में आ गया, नॉट फाइनल, जिसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, फाइनल नहीं है। हॉबिट लिमिटेड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें से कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट ढूंढ के बताएं कहाँ है, 497 फाइनल। तो एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनी हुई है। अगर हमें कुछ ना पता चले तो वी ऑलवेज अज्यूम के जो गिवन फिगर्स हैं वो 100% ठीक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगली लाइन जरा अंडरलाइन कर लें, फॉलोइंग एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट्स नीड टू बी अकाउंटेड फॉर। अब इस वक्त मैं पूरा क्वेश्चन जरा आपके सामने पढ़ दूंगा, फिर पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन ये लाइन अंडरलाइन की, इसका जरा ट्रांसलेशन करते हैं। नीचे इसके 4 पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, क्या इनकी एडजस्टमेंट अभी रहती है? नंबर 1, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ ₹5,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। एक सेकंड ब्रैकेट में ना जाए, ब्रैकेट से बाहर दोबारा पढ़ें। कंसंट्रेशन का सदी काम है, मेरा तो ख्याल है कोई मसला नहीं है। और सदी रेंट रिसीव हुआ तो इनकम ही है ना यार।
शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में बताएं, क्या की बजाय क्या बन गया? क्या लाइबिलिटी इनकम बन गई? लाइबिलिटी इनकम बन गई, गलत है सही है? अब इसे क्या करना चाहिए? कहां से निकाल के क्या बनाना चाहिए? इनकम से निकाल के लाइबिलिटी बनानी। अब जाएं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखा टैक्सेबल। ये क्या बताया जा रहा है? टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स किस साल देना है? इसी साल। तो ये ब्रैकेट्स में जरा गौर से देखना, ये ब्रैकेट्स में टैक्स ट्रीटमेंट्स गिवन है, तो टैक्स किस साल देना है? हम 2001 में ही हैं, ढूंढने जरा प्लीज। क्या इसी साल टैक्स देना है? क्या टैक्स वाले इसी साल इनकम बनाना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, rates prepaid of 6,000 in respect of 2002 are included in other expenses. ब्रैकेट में बात जाइएगा, वर्ड्स कम से कम हो, बताएं क्या मसला है? क्या एसेट एक्सपेंस बन गया? कैसे ठीक करेंगे सर? एक्सपेंसेस से निकाल के एसेट बनाना है, तो एंट्री नहीं पूछ रहा मैं, वैसे पूछ रहा, वर्ड्स पूछ रहा। क्या चीज कहां चली गई है? तो एक्सपेंस को कम करके एसेट बनाना है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्रैकेट में जाए, डिडक्टेबल लफ्ज किसके लिए होता है? तो नहीं सर, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस डिडक्टेबल अलाउड है, इनएडमिसिबल नॉट डिडक्टेबल, और नॉट डिडक्टेबल नॉट टैक्सेबल। तो इस अमाउंट को टैक्स वाले किस साल में एक्सपेंस बनाना चाहते हैं? इसी साल या अगले साल? नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेबल एट द ईयर एंड टोटल 10,000। ऊपर वाली लाइन याद रखिएगा, ऊपर इन तीनों सारे पॉइंट्स की हेडिंग क्या है, ये एडजस्टमेंट्स अभी रहती हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेबल की एडजस्टमेंट अभी होनी है सर, तो क्या इसकी एडजस्टमेंट करेंगे? ये पहले हुई भी है, जरा पढ़ के देखते हैं। तो वो तो ठीक है, तो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स तो गलत हुए थे। यहाँ वो सिंपली क्या कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेबल है ईयर एंड पे, और अगर एडजस्टमेंट होनी है तो क्या आप एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट करेंगे, पेबल क्रेडिट करेंगे। ब्रैकेट में जाएंगे, टैक्स वाले क्या करना चाह रहे हैं? डिडक्टेबल टैक्सेबल वर्ड्स क्लियर रखेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल इजी हो जाना। क्या टैक्स वाले इसी साल इसे एक्सपेंस बनाना चाह रहे हैं? नंबर 4, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 20,000 इज रिसीवेबल एट द ईयर एंड। अगर ये एडजस्टमेंट रहती है तो इसकी क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। क्या टैक्स भी इसी साल देना है? क्या टैक्स वाले भी इसी साल इनकम बनाना चाह रहे हैं? अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने भी मेरे ख्याल मैक्सिमम चीजों के सवालों के जवाब नहीं दिए, मैंने चाहा कि जरा आप अपने ज़हन में पहले कुछ ना कुछ स्टोरी बनाए। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड इनकम ऑफ 30,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। इसमें क्या गलती? ब्रैकेट से बाहर डिविडेंड इनकम ऑफ 30,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। सही है गलत है? वो ऊपर वाले पॉइंट्स खत्म हो गए हैं शायद, फॉलिंग एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट्स। वैसे भी मतलब अगर चले वो खत्म नहीं भी हुए तो क्या ये सही नहीं है? नहीं, अकाउंटिंग मॉड्यूल डेफिनेटली ब्रैकेट से बाहर अकाउंटिंग मॉड्यूल बाद में जाते हैं अंदर। क्या डिविडेंड इनकम को अदर इनकम में नहीं होना चाहिए? ब्रैकेट में जाए, क्या टैक्स नहीं देना? एग्जाम्प्ट इनकम वो एक अलग इशू है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइन ऑफ 9,000 इज इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंसेस। एनी मिस्टेक? क्या हमारा एक्सपेंस है फाइन? ब्रैकेट में जाए, नॉट डिडक्टेबल मींस inadmissible. Next one, dividend of 80,000 have been declared on 30th December 2001. अब डेफिनेटली ये नहीं बताया भाई रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, वो बहस एक सेकंड के लिए छोड़ के वो मैं बताता हूँ।
ये लाइन दोबारा पढ़ें और इसकी मुझे एंट्री बताएं सोच के डेट्स देख के, क्या इस साल इसकी कोई एंट्री बनती है वैसे? डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो तो कब रिकॉर्ड होता है? जब डिक्लेयर हो। डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो तो कब रिकॉर्ड होता है? जब डिक्लेयर। डिविडेंड की एंट्री कब करते हैं? अब ये बिल्कुल यूजलेस वर्ड होगा अगर आप कहेंगे ये फाइनल है, ये इंटरम है, ये कोई बहस नहीं। क्या हमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन मिल गई है, और क्या वो हमारे साल में ये फाइनल हो या इंटरम हो, ये किस दिन डेबिट होना है? जिस दिन डिक्लेयर हुआ। तो एंट्री होनी चाहिए इस साल, हुई भी है पहले, वो छोड़ दें, मुझे पता है एंट्री होनी क्या चाहिए। डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट। एक मिनट है, बिफोर एनीथिंग इसका क्या करना है, पहले ये जरा एंट्री देख के बताएं इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। डिविडेंड डेबिट होने से कहाँ इफेक्ट होगा? एक एंट्री सामने आ गई, डिविडेंड एक्सपेंस डेबिट, एक आ गई प्रॉफिट एंड लॉस में। डिविडेंड डेबिट होके कहाँ जाना है? रिटेन्ड अर्निंग्स को इफेक्ट करेगा सर। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे इसका क्या इफेक्ट होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट पे इसका क्या इफेक्ट होगा? पेएबल कहाँ चला जाएगा? तो रिक्वायरमेंट ये जरा दोबारा पढ़ें। हमारी इस इनकम स्टेटमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं डेबिट से, ऐसे ही सर। और टैक्स वाले तो अलाउ करेंगे ना ये एक्सपेंस। इट इज नाइदर इन अकाउंटिंग, ढूंढने जरा पेज नंबर होना चाहिए 74, 5, 6, 76। 74 के बाद 76 मैंने बोला है सर। 76 पे आपने एंट्रीज देखी थी सर, मुकरना नहीं है दरमियान में। इट इज नाइदर इन अकाउंटिंग, ढूंढने जरा एंट्रीज पहले ढूंढे, नॉट टैक्स एक्सपेंस। वैसे आप अगर आपने किसी दूसरे पेज पे उस वक्त लिखा था, ढूंढने जरा कहीं लिखा होगा थोड़ा बहुत। डिविडेंड डेबिट होके क्या इफेक्ट करेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स को। और पेएबल हमारा अकाउंटिंग एक्सपेंस है। अरे है सर, टैक्स वाले मानते हैं सर, ये वो सेक्शन 21 है सर, लेकिन उसको छोड़ दें। इट इज नाइदर इन अकाउंटिंग, पेज नंबर 72 पे देखो, वहां भी लिखा होगा पेज पॉइंट नंबर कौन सा है। फर्स्ट पेज मैंने आपको दिया था, पॉइंट नंबर कौन सा? डिविडेंड वाला 11। देखिए कि क्या लिखा हो। ना अकाउंटिंग में एक्सपेंस है और ना ही टैक्स में। टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हुए भी आप डिविडेंड को नहीं लेस नहीं कर सकते, वो बाद में है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आने के बाद होती है। तो इट इज नाइदर इन अकाउंटिंग नॉर अ टैक्स एक्सपेंस। क्लियर है प्लीज? आई एम वापस, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? प्लीज क्लियर है? अब डिविडेंड ना खराब कर दीजिएगा। तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल ये एंट्री नहीं भी हुई या हुई है तो शायद रिक्वायरमेंट ए पे तो इफेक्ट नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट बी में जाएगा। एंट्री हुई है या नहीं हुई, करनी तो है, अगर नहीं भी हुई लायबिलिटी बनेगी बैलेंस शीट में। तो एंट्री लिखना, बार उसने बताया नहीं कि एंट्री करनी है या नहीं, क्योंकि एंट्रीज मांगी नहीं, हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि जब कभी दोबारा नजर पड़े इस पर दोबारा सोच लिया जाए। तो एंट्री नोट कर लें, बाकी फिर डिस्कस करते हैं फर्दर इसका क्या क्या होना चाहिए। चलो आगे, चलो आगे सर। लास्ट पॉइंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, थोड़ी देर पहले कोई बातें हुई हैं, फाइनल करते हैं। डेफर्ड टैक्स अकाउंट at 31st December 2000 had a credit balance of 12,000। डेट दोबारा देखें, हम किस साल के एंड पे हैं, तो ये किस साल का बैलेंस दिया होगा? क्रेडिट बैलेंस से मुराद क्या डेफर्ड टैक्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस समझ आ जाएगा? लास्ट ईयर की बात हो रही है, ओपनिंग बनेगा मरनी, क्या ये लायबिलिटी है सर? क्रेडिट बैलेंस है सर। क्यों बनी थी? विच रिलेटेड प्योरली
टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से बनती है? लेकिन किस पे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस? अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंस वर्ड कभी कभी यूज हो रहा था, तो वो सिंपली ब्रैकेट में लिखा हुआ इट इज अनदर नेम फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब दोबारा पूरा सेंटेंस दोबारा पढ़ें, ये दो लाइनें हैं। लास्ट ईयर के एंड पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का 12,000 क्लोजिंग बैलेंस था, जो सिर्फ इसलिए था क्योंकि प्लांट की टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। सही है ट्रांसलेशन में? सही है सर? एनी कंफ्यूजन? अगला सेंटेंस पढ़ो। टैक्स बेस ऑफ प्लांट at 31st December 2000 was 1,15,000। लास्ट ईयर की क्लोजिंग टैक्स बेस दी हुई है। At 31st December 2001, the carrying amount of the plant and the tax base of the plant amounting to rupees 1,20,000 and 85,000 respectively। ये क्या गिवन? किस डेट पे सर? ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस गिवन, लेकिन ईयर के स्टार्ट पे सिर्फ क्या गिवन है? टैक्स बेस गिवन। लास्ट सेंटेंस, नो प्लांट वाज सोल्ड और परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अगर एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो टैक्स बेसिस ढूंढना जरा। ओपनिंग टैक्स बेस क्या है? ओपनिंग टैक्स बेस क्या है? क्लोजिंग टैक्स बेस क्या है? अगर एडिशन नहीं डिलीशन नहीं तो ये डिफरेंस क्यों है? तो सोचा जा सकता है सर। लास्ट लाइन पढ़े। Assume the statutory normal tax rate remained unchanged for many years, that is 30% क्या गिवन है जी? लीगल टैक्स रेट से। हमने क्या करना है सर? आए गेम शुरू कर, फिर जहां जहां जरूरत पड़ती है एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनना, फिर जिससे बोलना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी है? मिस्टर मोहम्मद उसामा रेडी? Orbit Limited से स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income। Statement of comprehensive income for the year ended 31st December स्टार्टिंग पॉइंट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढ दें। क्या 4,97,000 सामने लिख दूं सर? पूरा सवाल आपने पढ़ लिया है, क्या इसमें प्रॉब्लम है सर? वर्किंग वन सर। बाकी बेटा बहस करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स क्या होता है वो तो बहस बात की है। सबसे पहले सही क्या कैलकुलेट होना चाहिए? अकाउंटिंग प्रॉफिट तो पहले ठीक है, करंट टैक्स की वर्किंग कहां से शुरू होनी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। गलत प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर किसी सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही ना हो या वो गलत हो तो आप सब कुछ छोड़ देंगे, पहले क्या करेंगे? अगर नहीं है तो उसे कैलकुलेट करेंगे, अगर है तो उसमें अगर मिस्टेक हो गई तो ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? वर्किंग वन। किस लिए करेंगे? तो अब इसके लिए आप मेरे ख्याल एक्सट्रैक्ट बनाने पूरा पेज छोड़ दो, बीच में नीचे बी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पर
एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग करते हुए इस वक्त आप अकाउंटिंग के प्रॉब्लम जहन में लाएंगे या टैक्स ट्रीटमेंट्स जहन में लाएंगे? स्टार्ट कहां से लेंगे? गिवन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गिवन अमाउंट इज 4,97,000। तब इस वक्त आपने टैक्स ट्रीटमेंट्स बीच में कंफ्यूज नहीं करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देख के देखना कि कहां कहां मसला है वो ठीक करना। डन है सर? जी सर, 4 पॉइंट्स बताए हुए जिसमें फॉलोइंग एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट्स नीड टू बी काउंटेड फॉर। पॉइंट नंबर 1 सर, नहीं सर ये लेस ऐड कुछ नहीं करना, आप अकाउंटेंट है, डबल एंट्री करनी है सर, ऐसे ना करें, पूरी बात सही तरह समझिएगा। इनकम डेबिट दोबारा पढ़े पॉइंट 1 और ब्रैकेट सब क्यों इग्नोर्ड रखें, क्योंकि उसमें टैक्स ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं, ये कब कंसिडर करेंगे? जब करंट टैक्स डेबिट टैक्स की बहस करेंगे। तो प्लीज फर्स्ट सेंटेंस विदाउट ब्रैकेट, क्या मसला है, मसला निकालने हल करना इशू नहीं है। लायबिलिटी जो है वो इनकम बन गई है। मेरी सजेशन ये है कि इस बात को सही समझने के लिए आप जहां वर्किंग कर रहे हैं वो 5-6 लाइनें रख लें और डबल एंट्री जरूर इनकी लिखें, रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनवाएं। बट द फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री 5-6 लाइनें रख लें जहां पे वर्किंग कर रहे हैं, उसके नीचे एंट्रीज बनाएं। ये बिल्कुल ठीक है सर। डबल एंट्री सर, अदर इनकम डेबिट, other income debit and unearned rent income credit. Unearned rent income credit. Any confusion? क्या बढ़ा के क्या कम कर रहा हूं? ना, लाइबिलिटी बढ़ा के इनकम कम कर, या इनकम कम करके लाइबिलिटी बढ़ा रहा हूं, वाइस वर्सा। कितने से सर? अमाउंट्स भी लिखेगा आप लोग, यानी कंफ्यूजन। सेकंड पढ़े, rates prepaid of 6,000 in respect of next year included in, क्या अगले साल का खर्चा इस साल एक्सपेंस बना लिए? तो ठीक हो गया यार। क्या करना चाहिए? प्रीपेड रेट्स डेबिट, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट। क्या बढ़ा के क्या कम कर रहे हैं आप? प्रीपेड रेट्स डेबिट, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट। ठीक है, ओके सर। थर्ड सर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेएबल अगर ईयर एंड पे है और एडजस्टमेंट रहती है, ये तो एडवांस क्या करेंगे एंट्री? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट बाय 10,000, अमाउंट्स लिखते रहे। किस कॉन्सेप्ट ने आपको फोर्स किया ये एंट्री करते? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेएबल एट द ईयर एंड। पैसे तो गए नहीं अभी, पैसे चले गए वैसे, और चले गए होंगे, हमें क्या पता? हमें कैसे पता कि नहीं गए? हमें पता है सर, पेएबल लिखा हुआ। पेएबल का मतलब क्या होता है? लास्ट एडजस्टमेंट सर, interest income of 20,000 is receivable at the year end. Receivable debit, income credit. तो लास्ट टू जो एंट्रीज आपने की हैं, बल्कि लास्ट टू नहीं है, अगर चारों एंट्रीज को गौर से देखा जाए, देखें जरा गौर से, आपने पॉइंट 1 में क्या किए, कंसंट्रेट करें, देखें जी क्या किए। क्या आप इनकम बनाना नहीं चाहते इसे? लेकिन इस साल नहीं,
हम कमाने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या पॉइंट 1 में भी हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं? मिलने पे इनकम नहीं बना रहे। नंबर 2, क्या पॉइंट नंबर 2 में पैसे चले गए? सर जी पॉइंट नंबर 2 में पैसे चले गए सर? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? पेड पेड पेड, फ्री तो हमें पता है, पेड लिखा है। क्या पैसे चले गए? तो फिर एक्सपेंस क्यों नहीं बना लेते? पैसे जाने तो नहीं, एंकर होगा तो बनाएंगे। तो यहाँ भी अक्रूवल बेसिस है। थर्ड अक्रूवल, फोर्थ, क्या सब में अक्रूवल बेसिस का प्रॉब्लम है? तो हमारे लिए इनकम नहीं पहला, हमारे लिए दूसरा एक्सपेंस नहीं, तीसरा हमारे लिए एक्सपेंस है चाहे पैसे नहीं गए, फोर्थ हमारे लिए इनकम है चाहे पैसे नहीं आए। समझे सर? अब ये 4 एंट्री सामने रखे, ठीक है, बाकी तो पढ़ लिया हमने, बाकी तो एरर कोई नहीं है, या बाकी भी है क्या मसला? तो इन 4 पॉइंट्स को सामने रखें और आए जरा एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग करो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर है एंट्रीज? हाँ जी, वो डेफिनेटली हमारी चॉइस है, प्लस माइनस कैसे करना, प्लस करना है, माइनस करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। जी एंट्री नंबर 1 देखें सर। अदर इनकम डेबिट होने से क्या प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा सर? अदर इनकम डेबिट होने से क्या प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा सर? क्या फर्क पड़ेगा सर? प्लस कर दो, माइनस कर दो, अब आपकी चॉइस है। वैसे एक तरीका ये भी है, ऊपर देखें 497 है, ये कौन सा बैलेंस है? प्रॉफिट क्रेडिट फिगर है, अदर इनकम डेबिट हो रही है, डेबिट लिख सकते हैं या डेफिनेटली माइनस भी कर सकते हैं, एज यू लाइक, एज यू फील कंफर्टेबल, मैं दोनों तरह करती हूँ। क्या अदर इनकम कम हो रही है? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? आप लोग इन्वॉल्व नहीं उस तरह से जिस तरह रिक्वायर्ड है। क्या अदर इनकम कम हो रही है? प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी एंट्री का दूसरा हिस्सा देखें, अर्न इनकम क्रेडिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कहाँ फर्क पड़ेगा वो इंशाल्लाह बाद में सोचेंगे, कहाँ नहीं पड़ेगा? प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। अगली एंट्री पर प्रीपेड एसेट डेबिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? एसेट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, दूसरा इफेक्ट देखें, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट होने से, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्यों बढ़ जाएगा? एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस कम, क्रेडिट मींस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब जिस तरह जो कंफर्टेबल है, मैं डेबिट क्रेडिट्स भी लिख रहा हूँ, प्लस माइनस भी कर रहा हूँ। डन है सर? साइड एंट्री और से देखें, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डेबिट होने से, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डेबिट होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। 10,000। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेबल क्रेडिट होने से फिलहाल प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेफिनेटली लायबिलिटी की बात हो रही है, पेबल लायबिलिटीज का इफेक्ट करेगा। लास्ट वन जरा आप कंक्लूड करें थोड़ा सा। इनकम क्रेडिट होने से पहले रिसीवेबल डेबिट भी तो है ना यार, मैं इतनी लंबी लंबी मैं क्यों लगा हुआ था? रिसीवेबल डेबिट होने से एक एसेट बढ़ेगा, देयरफॉर उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्रेडिट होके बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़। जी एनी कंफ्यूजन सर? एनीवेयर सॉल्व करें। कैलकुलेटर इस बहस में अलाउड है। अब वो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये क्या है और वो क्या है? ये एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 508,000। तो हमें एक प्रॉफिट दिया हुआ था, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड थे। तो अगर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अवेलेबल है उसमें एडजस्टमेंट करके उसको ठीक करें। आई होप के बात क्लियर है प्लीज। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये मिस्टर मोहम्मद उसामा।
आप लोग इस फिगर को उठाएं और जाएं जहां जाना। कहाँ जरूरत पड़ी थी इसकी? नहीं, जाए हैं जहां जाना, मतलब बैठे बैठे ही जाना है सर। बैठे बैठे सर जी कभी कहीं आप पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। नहीं, इतना तो पता होना चाहिए ना इसकी जरूरत कहाँ थी यार। क्या बोर्ड से देख के लिखेंगे 50800 कहाँ है? वहां से देख तो कम से कम लिख लेंगे। जी सर, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं। सॉरी, ये एक्सट्रैक्ट्स वर्ड लिखने चाहिए। जब भी कभी आप पूरी स्टेटमेंट ना बना रहे हो तो फाइनली आदत डालें, एक्सट्रैक्ट्स वर्ड मेंशन करने चाहिए। जी डियर, अब इसके बाद क्या ढूंढना? टैक्स। कौन सा टैक्स पहले? करंट टैक्स है। वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 करंट टैक्स। जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस करंट टैक्स वर्किंग सर। सही वाला है गलत वाला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 508,000। अब आप इस डिस्कशन को ठीक ठाक एंजॉय कर सकते हैं अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो। आपने मेरा पूरा सवाल पढ़ना है। अब टैक्स ट्रीटमेंट्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ध्यान में रखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आ जाए। देखिए बेटा, अब ये बहस खत्म हो चुकी है। पॉइंट नंबर 1 सामने रखना। ये बहस अब खत्म हो चुकी। एक गलती थी, क्या गलती थी या है? अब हमने एडजस्टमेंट्स करनी हुई। क्या मैं पॉइंट 1 पढ़ के अब फाइनली ये कह सकता हूं हमने बनाई है लाइबिलिटी? पढ़े वो तो कहता इनकम नहीं। तो अब सबसे पहले ये जहन से निकालना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि जो गलत हुआ था वो हमने ठीक कर लिया हुआ। तो क्या पॉइंट नंबर 1 में फाइनली मैं कह सकता हूं कि हमने इस 5,000 को लाइबिलिटी बनाया है? हम कौन है? हम अकाउंटेंट्स। क्या हमने बनाया है लाइबिलिटी? अब जाए ब्रैकेट में, पॉइंट नंबर 1 की ब्रैकेट में। टैक्स वाले भी बनाना चाहते हैं लाइबिलिटी। हमें कैसे पता चलेगा? लिखे कुछ नहीं हुआ। वो एक लफ्ज से हमें क्या पता चलता है? हमें सबको पता चल गया। क्या टैक्सेबल लफ्ज लाइबिलिटीज के लिए? टैक्सेबल वर्ड किसके लिए है? इनकम्स टैक्सेबल होती हैं और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होती हैं। क्या हमने बनाई है लाइबिलिटी? हमने बना ली है लाइबिलिटी। वो बात खत्म हो चुकी है। वो क्या था क्या नहीं था, हमने फाइनली क्या बना लिया है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी। लेकिन क्या टैक्स वाले इस अमाउंट को कैश बेसिस पे टैक्स करना चाहते हैं? ये बीच में कैश बेसिस में कैसे ले आया? पढ़े 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 ना ना। क्या पैसे आए? गलत तरफ उठा रहे, रिसीव लिखा हुआ, फिर एडवांस। क्या पैसे आ गए हैं सर? कैसे पता चला? अकाउंटिंग में आए। अकाउंटिंग में। तो क्या जैसी कैश आया है, ब्रैकेट में घुस जाए फौरन, वो टैक्स लेना चाह रहे हैं? तो क्या वो इस अमाउंट को इनकम बनाना चाह रहे हैं? तो हमने भी तो इनकम ही बनाया। तो अच्छी वाली इनकम बनी हुई थी, हम किस चक्कर में पड़ गए? हमने भी अच्छी वाली इनकम बनाई हुई थी, वो भी इनकम बनाना चाह रहे थे, हम किस चक्कर में पड़ गए? ये कोई चक्कर नहीं, यही चक्कर है सर। वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है तो पहले हमें ठीक करना। हाँ, करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए हम टैक्स स्टेटमेंट जरूर कंसिडर करेंगे। अब मेरी सारी बात के बाद 5,08,000 को एक अकाउंटेंट की नजर से गौर से घूरे से, क्या इस 8,05,000 के अंदर आपको 5,000 इनकम के तौर पर नजर आ रहा है? वो आ रहा है यार।
लेकिन क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5000 अब इसमें ऐड होना चाहिए। ये लाइन दोबारा पढ़ के बताइए, अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस है क्या? हमारी अक्रूवल है टैक्स वाले रिसीट बेसिस पे, क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? क्या सर? आ जाए ऐड करते हैं। क्या चीज ऐड करते हैं? रेंट एडवांस, रेंट इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। डेफिनेटली वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अर्न इनकम लिख सकते हैं, रेंट इनकम लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस मैंने वर्ड्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे लिए ये लायबिलिटी है और उनके लिए क्या है, वो क्या कैसे बनाना चाहते हैं, इनकम। प्लस करो या माइनस करो? ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके जी प्लीज, पॉइंट नंबर 2 समझ रखा। रेट्स प्रीपेड की स्टोरी पढ़े सर। हमने क्या बना लिया है? वर्ड्स में तो एक्सपेंस बनाया, तो ये कंडीशन से अब निकालना पड़ना है वरना कंफ्यूज करेगा। क्या हमने जो करना था कर लिया है? क्या करना था जो हमने कर लिया? हमने एसेट बना लिया है, क्या पैसे चले गए हैं? उन्होंने पेड। हमने क्यों एसेट बनाया? क्योंकि एडवांस में गए, अगले साल के गए, तो हमने तो एसेट बना लिया, ब्रैकेट में जाए। क्या वो भी इसे एसेट बनाना चाह रहे हैं? डिडक्टेबल लफ्ज किसके लिए? क्या हमने एसेट बनाया है? 5,08,000 को गौर से दोबारा देखें, क्या इस 5,08,000 में अब ये 6,000 आ रहा है? लेकिन क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6,000 माइनस होना चाहिए? क्यों होना चाहिए यार? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस नहीं था, तो हमने तो अब इसे लेस नहीं किया हुआ, लेकिन हमें क्यों लेस करना है? क्योंकि टैक्स वालों का ट्रीटमेंट ये है, प्रीपेड रेट्स। ऐड करो लेस करो? वाई? एक्सपेंस है बस, टैक्स एक्सपेंस। जी एनी कंफ्यूजन बताओ? एनालिसिस करनी साथ साथ रहती है। जी सर, पॉइंट नंबर 3 में आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेएबल एट द ईयर एंड। क्या हमने इस 10,000 को एक्सपेंस बना लिया है? ब्रैकेट में जाए, ये 2 पॉइंट्स 3 और 4 को आए फिर मजा। क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? क्या पैसे चले गए? तो हमने फिर क्यों एक्सपेंस बना लिया भाई? टोल बेसिस पे बनाया, ब्रैकेट में जाए। क्या वो भी एक्सपेंस बनाना चाहते हैं? तो पैसे तो गए नहीं, टैक्स में चले गए होंगे ना? क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम तो नहीं हो गए? मोहम्मद, क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? हालांकि पैसे नहीं गए, ब्रैकेट में जाए। क्या टैक्स वाले भी इसी साल एक्सपेंस बनाना चाह रहे हैं? हालांकि पैसे तो गए नहीं, तो क्या वो भी कहीं अक्रूवल बेसिस पे तो नहीं आ गए? क्या एडजस्टमेंट करूंगी यहाँ? क्यों एडजस्टमेंट नहीं करवा रहे? ये एडजस्टमेंट कब होती है?
ये अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स और कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क कब होता है? क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं होता? वही होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होता है अगर डिफरेंस ना हो, और कैरिंग अमाउंट ही टैक्स बेस होती है अगर डिफरेंस ना हो। इनमें डिफरेंस कब होता है? जब ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग और टैक्स दोनों में? हम भी एक्सपेंस, वो भी एक्सपेंस, पैसे गए, तो इधर एक्सपेंस कैसे? अक्रूवल बेसिस, उधर एक्सपेंस कैसे? ब्रैकेट में जाएं, टैक्स पॉइंट नंबर 3 की टैक्स पॉइंट से कोई एंट्री बोलने की कोशिश करें। एक्सपेंस डेबिट है, टेबल पैसे तो गए नहीं, तो क्या एडजस्टमेंट करूं? एडजस्टमेंट ना करने की वजह क्या है? अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम। डन है सर? वापस आ जाए। नंबर 4, मेक एन एफर्ट। इंटरेस्ट इनकम 20,000 इज रिसीवेबल एट द ईयर एंड। ब्रैकेट में जाए, फाइनल करें सर। क्या हमने इनकम बना ली? एंट्री देखें, एंट्री देखें, हमने इनकम बना ली है अक्रूवल बेसिस पे, वो भी इनकम बनाना चाहते हैं कैश बेसिस पे। कंफर्म है कैश नहीं आया? कहाँ लिखा हुआ रिसीवेबल? तो ना कैश इधर आया ना उधर आया, उधर आ गया होगा, लेकिन क्या इनकम इवन देन वो बनाना चाह रहे हैं? तो दोनों में कौन सा ट्रीटमेंट हो गया सर? क्या एडजस्टमेंट करें? क्या 5,08,000 में हमने 20,000 का इनकम बनाया हुआ है? इसमें आ रहा है 20,000? आ रहा है सर। अब क्या करें? कुछ भी ना करने की फाइनल वजह बता दे सर। ये काइंडली फाइनल बता दे, कोई इशू इसमें? पॉइंट नंबर 3 और 4 में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्या रीजन है? जो करना था वो कर लिया है, वो भी वही मान रहे हैं। ये एनी क्वेश्चन भी ज्यादा? जी सर, आगे चलते हैं। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन स्पीडअप हो जाएगी। डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन अदर इनकम, ब्रैकेट। क्या डिविडेंड इनकम प्रॉफिट में आ रही है? क्या एतराज है हमें? टैक्स नहीं देना, तो डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट इनकम है। कितने अमाउंट है? वाई लेस, पहले ऐड है, इनकम पहले ऐड हुई है, लेस करके निकालनी पड़ेगी। क्यों निकाल रहे हैं? टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट वन, फाइन्स का क्या करूं? फाइन्स का क्या करूं? फाइन्स, फाइन्स क्यों ऐड? इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? देन सर एक सेकंड जरा, मैं इस क्वेश्चन में जरा एक थोड़ी सी चेंज इसलिए करना चाह रहा हूँ, जरा क्वेश्चन थोड़ा सा और कंप्रीहेंसिव अच्छा हो जाएगा। ये अदर एलिमेंट इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 पे जरा पेन पकड़े आप। लिखा हुआ है डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन अदर इनकम। जो मैं करना चाह रहा हूँ पहले समझ लें मैं कर क्या रहा हूँ, बाद में नोट कीजिएगा। फर्ज करें मैं इस डिविडेंड इनकम के साथ एक वर्ड लिख रहा हूँ रिसीवेबल। अब डेफिनेटली ये एग्जाम में आपने नहीं कर लेना, मतलब लेट्स अज्यूम कि अगर हम क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करें, तो दोबारा जरा पढ़े सेंटेंस। अगर मैं बीच में एक रिसीवेबल वर्ड लगा दूं, डिविडेंड इनकम रिसीवेबल ऑफ ₹30,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। बताएं अभी भी क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या अभी भी ये सेंटेंस ठीक है सर? अभी भी बड़ा ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन अब ये सेंटेंस से ये बन गया है कि डिविडेंड रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट भी होगी। अगर मैं रिसीवेबल वर्ड ना लगाऊं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि शायद ये रिसीव हो गया हुआ है, क्लियर नहीं है।
तो अगर रिसीवेबल लग जाए तो क्या सेंटेंस एज इट इज ठीक है, पहले ये क्लियर करना, उसका सेकंड इफेक्ट इनकम में ही होना चाहिए। लेकिन अब रिसीवेबल लगने से डिविडेंड रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, तो फिर उस कैरिंग अमाउंट को क्या करना है, मैं उसमें भी जरा इंटरेस्टेड हूँ कि आपके साथ जरा डिस्कस किया जाए। तो जरा एक वर्ड बीच में लगाया रिसीवेबल। क्वेश्चन में काइंडली एक वर्ड रिसीवेबल, एग्जाम में भी लगाया करेंगे, जहां ना लगा होगा वो अलग एक बहस है। काइंडली इस वक्त सिर्फ क्वेश्चन इसकी हद की बात हो रही है। और सिमिलरली फाइन्स के साथ, जो फाइन्स वाला नेक्स्ट है उसके साथ एक पेएबल वर्ड लगाया जाए, फाइन्स पेएबल। क्या अभी भी सेंटेंस ठीक है, या बल्कि शायद कहना चाहिए सेंटेंस सेम है? फाइन्स पेएबल आर इंक्लूडेड इन, तो मतलब क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा सवाइस के कि आप बैलेंस शीट बनाया जरा ज़हन में, या फिर फाइन्स पेएबल की कैरिंग अमाउंट भी आ रही हो। ये कैरिंग अमाउंट किस किस चीज की होती है? तो काइंडली ये रिसीवेबल और पेएबल प्लीज वर्ड जरा लगा लें, इसकी बेस पे फिर जरा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस की भी डिस्कशन हो जाएगी। चलो आगे। जी सर, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया सर, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। एनी इफेक्ट ऑन करंट टैक्स? ना हमने एक्सपेंस बनाया है ना उन्होंने बनाना, ठीक है सर। क्या करें? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना हमने कुछ किया है ना वो कुछ करना चाहते हैं। अब आ जाए लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट के अंदर मेरे साथ बहुत गौर से बातें सुनी आपने। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन छुपी हुई है। कैसे? एक छोटी सी वर्किंग पहले आपने बोर्ड पे गौर से देखनी है और मुझे कुछ डाटा जरा अरेंज करवाना है। कुछ कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस ऑफ प्लांट की इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ देखना अपने बाद में आराम से लिखे, मैं बताता हूँ लिखना भी कहाँ। फर्स्ट, ये चले जो डेट्स में लिख लेते हैं, 31 दिसंबर 2000 का डाटा ढूंढना जरा। पढ़े 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 गौर से पढ़े। 31 दिसंबर 2000 पे कैरिंग अमाउंट बताएं क्या है? कैरिंग अमाउंट नहीं पता। ये 115,000 क्या है? टैक्स बेस, ठीक है। उससे अगला सेंटेंस पढ़े जरा, एज एट 31 दिसंबर 2001 की कैरिंग अमाउंट बताएं। 120,000। टैक्स बेस बताएं 85,000। लास्ट सेंटेंस पढ़े। नहीं बेटा, कैरिंग अमाउंट 120 है, कैरिंग अमाउंट 120, ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट 120 और टैक्स बेस 85। देखना फिगर्स, और टैक्स बेस सिर्फ 115 दी हुई है। हाँ, यकीन ऊपर एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी दी हुई है, वो मैं आता हूँ उस पर। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस के एंगल से फिगर्स देखने दी। कैरिंग अमाउंट गिवन नहीं है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट गिवन नहीं है। जी बेटा ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस वो कहता है प्लांट ना कोई सेल हुआ है और ना कोई परचेज हुआ है, तो एक एसेट अकाउंट जरा ध्यान में बनाया और टैक्स बेसिस की तरफ देखें। व्हाट इज ओपनिंग टैक्स बेस? 115,000। व्हाट इज क्लोजिंग टैक्स बेस? ना कोई डेबिट हुआ है ना कुछ क्रेडिट हुआ है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? तो यहां से तो क्या निकल आएगा? टैक्स की डेप्रिसिएशन कितनी? करने हिम्मत। तो बता रही बात क्या कर रहा हूँ? तो ये तो 30,000 टैक्स डेप्रिसिएशन हो जाएगी। डेफिनेटली अगर एडिशन डिलीशन होती तो हम वर्किंग कर लेते, वो भी कोई इशू नहीं है। पता है एडिशन, डेबिट क्रेडिट लेजर बना लेंगे, जिसमें कल शायद बनाया भी। इसी तरह अगर मैं किसी तरह ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ढूंढ लो इस डाटा से, तो यहां से क्या मिल जाएगा? एडिशन डिलीशन है नहीं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन क्या मिसिंग है फिलहाल? ओपनिंग कैरिंग अमाउंट मिसिंग है। अब आपने करनी है फुल हिम्मत जरा, इसकी फर्स्ट सेंटेंस पे आ जाए, लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस पे आ जाए। क्या हमें ये पता है कि लास्ट ईयर के एंड पे
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है। क्या आपको ये पता है कि लास्ट ईयर के एंड पे कंसंट्रेट 12,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है? क्या आपको पता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर बनी है तो वो रेट से मल्टीप्लाई करके बनी होगी? किससे रेट मल्टीप्लाई करके बनी होगी? किससे किससे? डिफरेंस से। कौन से डिफरेंस से रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी होगी? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी। क्या आपको रेट ऑफ टैक्स पता है कितना है? 30%। क्या मैं इस लायबिलिटी से इस डिफरेंस तक आ सकता हूं? अब एक और वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ, प्योरली। क्या लास्ट ईयर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ प्लांट की वजह से थी? क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता था? क्या और कोई डिफरेंस हो? और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं सर, बैड डेट्स हो सकते हैं, ग्रेजुटी हो सकती है सर, सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन है कि लास्ट ईयर सिर्फ किस वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी? प्लांट की टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से। देयरफॉर मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं कि 12,000 की अगर लायबिलिटी है और 30% रेट था तो डिफरेंस कितना होगा? कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर उठा लें और सभी मल्टीप्लाई करना, क्या होगी? डिफरेंस से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में जाना है तो मल्टीप्लाई करके गए होंगे, वापस कैसे आएंगे? करें हिम्मत, करें हिम्मत। तो 12,000 डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय समझ आ रहा है प्लीज? रिवर्स वर्किंग हो रही है। तो ये क्या कैलकुलेट हो गया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बता रहे थे 40,000 आ गया। कैसे 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 कैसे? 12,000 डिवाइड बाय 30%। इतने पर इतने परसेंट है, उससे डिवाइड बाय 30 into 100 करना, तो वो भी एक्सेप्टेबल। क्लियर है प्लीज? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? जो लायबिलिटी बनाता है वो क्यों लायबिलिटी बनाता है? क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होता है। अब यहाँ एक और एफर्ट चाहिए था। टैक्स बेस है 1,15,000। हमें क्या पता कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी या कम होगी? अब ये 40,000 1,15,000 में प्लस करके कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करूं या माइनस करके करूं? क्या कैरिंग अमाउंट 40,000 ज्यादा होगी तभी आगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी है? कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ऑफ प्लांट इज मोर देन सिचुएशन या लेस देन सिचुएशन? तो कितनी मोर सिचुएशन है? तो अगर टैक्स बेस 1,15,000 है तो 40 ऐड करके क्या बनेगा सर? 155। क्या हमेशा ऐड ही करेंगे? अगर ये डेफर्ड टैक्स एसेट बना होता तो क्यों ऐड आपने करवाया? लायबिलिटी बनी हुई है, और लायबिलिटी अगर बनी हो तो फिर कैरिंग अमाउंट कंपैरेटिवली फिर 40,000 इन दिस केस ज्यादा होनी चाहिए। आई होप कि आपने ये डिस्कशन एंजॉय की। तो क्या हमारे साथ ये होनी है? अभी तो स्टार्ट होना है। तो क्या गेम इधर जा सकती है तो उधर भी आ सकती है। मेरे फाइनली फिगर लिखवा दें, फिर नोट कीजिएगा। इससे कैरिंग अमाउंट का फर्क बता दो। तो व्हाट इज 35,000 एंड व्हाट इज 30,000? अब जिस तरीके से मुझे तो फिगर्स लिखवाई हैं आपने, अगर काइंडली वैसे ही आप भी लिखें क्या नहीं था क्या था क्या, और फिर वापस इधर आए, मेरे ख्याल सबसे बेस्ट है ऐसे ही दे के सीधा लिखने के लिए। आप लोग इस तरह करें, जहाँ करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं उसके नीचे स्पेस छोड़ दें, आप उसके नीचे लिखें। करंट टैक्स की जहाँ वर्किंग हो रही है उसके नीचे भी 2-3 लाइनें चाहिए हमें, तो उसी के नीचे जगह अगर है तो वहां लिखना, मींस नेक्स्ट उसके आगे लिखें आप।
ये अगर नोट कर लेंगे तो कर ली, वापस जाएं एडजस्टमेंट करके वाइंड अप करना, ये करंट टैक्स फाइनल कर लेंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन का आप क्या करेंगे? करके फाइनल कर लें, बस यही फिगर है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकाल के रेट मल्टीप्लाई करके करंट टैक्स तक आ जाए। ये वर्किंग नोट होगी सर, वर्किंग नोट कर लिए सर। क्या ऐड करके क्या लेस कर देंगे सर? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की अमाउंट बता दें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 35,000 ऐड बैक हो गई, टैक्स डेप्रिसिएशन 30,000 लेस कर दो, 4,91,000। क्या है सर इसका नाम? टैक्सेबल प्रॉफिट। बेटा फिगर तो सही सॉल्व करो यार। टैक्सेबल प्रॉफिट बरकरार ठीक है 4,91,000 और मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट 30%, 147,300। ठीक है, फिगर समझ आ गई? अभी बात पूरी नहीं हो सकी, इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। आप लोगों ने काइंडली शाकिर क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर बता दो, और दूसरा पेज नंबर 98 मार्क्स। एक अच्छी बेटा कोशिश करनी है, इंशाल्लाह मैक्सिमम काम हो जाना है। अल्लाह हाफिज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए, कोई इशू तो नहीं?